Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well and also continuing your studies. In last video, I have completed the topic DNA replication. Now in this video, I am going to start the new topic, that is transcription. So let us start the class. So students, today we are going to study about transcription, the formation of RNA. But before that, I'm going to discuss some points and some hypotheses. The first thing is gene. What is gene? Gene is the shortest segment which carries information associated with a specific function, and this gene can undergo crossing over and mutation also. जैसे कि आप जानते हैं कि क्रोमोसोम की जो है अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होता है, मीन्स जो क्रोमोसोम बनाता है वो डीएनए का ही बना होता है, राइट। तो अगर हम इस वाले पोर्शन का डीएनए यहाँ पर आइसोलेट करके देखें, थोड़ा मैग्नीफाई करके, तो ये जो एक छोटा सा शॉर्टेस्ट सेगमेंट है, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक ये जो सेगमेंट है, ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रहा है, ठीक। अब वो स्ट्रक्चर हो बॉडी का या किसी तरह का फंक्शन कैरी कर रहा हो, तो ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रहा है, राइट। तो ये शॉर्टेस्ट सेगमेंट, द शॉर्टेस्ट सेगमेंट ऑफ अ डीएनए विच कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक और कैरीज एनी इंफॉर्मेशन टू कंट्रोल अ एनी फंक्शन, उसे हम कहते हैं जीन। एंड दिस जीन सिंस इट इज प्रेजेंट ऑन डीएनए, और डीएनए किस में है? क्रोमोसोम्स में। तो क्रोमोसोम्स अगर क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जीन्स जो है, जो कि इन्हीं क्रोमोसोम्स पे हैं, उनमें भी क्रॉसिंग ओवर होगा। सो जीन्स कैन अंडरगो क्रॉसिंग ओवर ऑल्सो। और साथ ही साथ दीज जीन्स which are the shortest segment of DNA can undergo mutation also. इनमें अनवांटेड म्यूटेशंस भी, चेंजेस भी अचानक आ सकती हैं, जैसे पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये जीन्स में ही हो रहे थे, राइट। तो जीन्स आर द शॉर्टेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कैरीज इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक फंक्शन and can undergo crossing over as well as mutation. Now next is one gene, one enzyme hypothesis. Now this one gene, one enzyme hypothesis was given by two scientists, Beadle and Tatum. और Beadle और Tatum के accordingly, उनके according क्या है कि एक जीन जो है, one gene controls any structural और functional characteristic. वो किसी जीन जो है वो कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रहा है, और उस कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करने के लिए वो जीन जो है एक पर्टिकुलर प्रोटीन जो है सिंथेसाइज कर रहा है, प्रोटीन या फिर कोई एंजाइम सिंथेसाइज कर रहा है। मीन्स उनके अकॉर्डिंगली क्या है कि जो जीन है, डीएनए के ऊपर जीन प्रेजेंट होता है, अभी हमने देखा, तो जीन जो है वो आरएनए बना रहा है, और आरएनए जो बना रहा है वो प्रोटीन बना रहा है। अब ये मान लो एक प्रोटीन है जो कि एक हार्मोन या फिर एंजाइम, मान लो हम लेते हैं एक एंजाइम है। एंजाइम कौन सा? सबसे ईजीएस्ट लेते हैं, आपने 10th क्लास में रेस्पायरेशन पढ़ा है, ठीक। तो रेस्पायरेशन में एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस, ओके। तो ग्लाइकोलाइसिस कैरी आउट करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, ठीक है। आपने 11th में पढ़ाई है ग्लाइकोलाइसिस कैरी आउट करने के लिए, ग्लाइकोलाइसिस 11th में आपने पढ़ा है, जिसमें कम से कम 10 स्टेप्स होते हैं। उस 10 स्टेप में एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, तो उसमें से उस ग्लाइकोलाइसिस के जो भी एंजाइम्स हैं, ठीक, वो प्रोटीन है, तो वो एक एंजाइम जो है वो एक जीन बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टेप ले लें, एक स्टेप जैसे कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन रहा है, राइट। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो बनता है, वहाँ पर एक एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनना एक प्रोडक्ट है, राइट, ये बन रहा है। एक तरह से हम इसका जो हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक है, ओके। तो ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस हो रहा है, और वो क्या है, उस ग्लाइकोलाइसिस को, अगर उस ग्लाइकोलाइसिस को हम एक तरह का फंक्शन ले लें बॉडी का, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस ज़रूरी है बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। सबसे पहला जो स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, वो ज़रूरी है। तो अगर हम लोग ग्लाइकोलाइसिस एक बॉडी के फंक्शन की तरह हम ले लें, तो उस फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम। ग्लाइकोलाइसिस इज अ फंक्शन, और उस फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम। और वो एंजाइम किससे बन रहा है? जीन से। जीन किस पे प्रेजेंट है? डीएनए पे, ओके। तो एक जीन इस ग्लाइकोलाइसिस वाले फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, और कैसे कंट्रोल कर रहा है? बाय सिंथेसाइजिंग एन एंजाइम और प्रोटीन। तो बीडल और टैटूम के अकॉर्डिंग एक जीन एक
पूरे प्रोटीन को या एक पूरे एंजाइम को सिंथेसिस करता है ताकि कोई फंक्शन वो कैरी आउट कर सके। मीन्स एक जीन जो है वो एक एंजाइम को या फिर एक प्रोटीन को कोड कर रहा होता है या फिर सिंथेसाइज कर रहा होता है, और वही वो जीन उस या तो उस एक प्रोटीन या फिर उस एक एंजाइम को सिंथेसाइज करके कोई ना कोई फंक्शन कंट्रोल करता है। तो मीन्स बेसिकली आपको ये जानना है कि बिडल और टैटूम का कहना ये था कि एक जीन एक एंजाइम को या फिर एक जीन पूरे एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसका मतलब यही था, मीन्स वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। वन जीन कैन सिंथेसाइज वन एंजाइम और वन जीन कैन सिंथेसाइज वन कंप्लीट प्रोटीन। बट दूसरे साइंटिस्ट ने जब इस हाइपोथेसिस को देखा, देन दे केम टू सम डिफेक्ट्स प्रेजेंट इन दिस वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। क्या डिफेक्ट्स थे उस वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस में? एग्जैक्टली सबसे पहली चीज़, सबसे पहली कमी तो यही थी कि अगर हम बात करते हैं कि एक जीन एक एंजाइम को सिंथेसाइज करता है, मीन्स हमारी बॉडी में जितने भी जीन्स हैं वो किसी न किसी एक एंजाइम को सिंथेसाइज कर रहे हैं, राइट? बट हमारी बॉडी में क्या सारे के सारे सिर्फ एंजाइम ही है? नो, हमारी बॉडी में बहुत सी ऐसी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हार्मोन्स, राइट? हार्मोन्स एंजाइम्स नहीं होते, राइट? हार्मोन्स एंजाइम्स नहीं होते, बट इन हार्मोन्स को भी कोड कौन कर रहा होता है? हार्मोन्स को भी सिंथेसाइज कर रहा होता है एक जीन, राइट? तो किसी हार्मोन को या दूसरे किसी प्रोटीन को भी जीन ही कंट्रोल कर रहा होता है, कोई जीन ही सिंथेसाइज कर रहा होता है। और हमारी बॉडी में सारे जो भी प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम नहीं होते, ओके? तो सारे के सारे जीन्स जो है दे डू नॉट प्रोड्यूस एंजाइम्स। सेकेंड पॉइंट था सिमिलर, इसी पॉइंट के सिमिलर है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन, राइट? एंजाइम्स तो प्रोटीन है, बट ऑल द प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। मीन्स हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स है ये तो कंफर्म है कि एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन है, ओके? एंजाइम्स तो प्रोटीन है, बट हमारी बॉडी में बाकी दूसरे भी प्रोटीन्स है, जैसा कि अभी मैंने बताया हार्मोन्स के अलावा जैसे हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो एंजाइम नहीं होता, पर वो ग्लोबिन प्रोटीन भी कोई ना कोई जीन सिंथेसाइज कर रहा होता है। सो हर जो एंजाइम है वो प्रोटीन तो है, बट सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होते, और प्रोटीन्स बाकी भी प्रोटीन्स को जीन कोड कर रहा होता है, ओके? तो अगर हम ये कहें कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस मीन्स हर एक जीन कोई ना कोई एक एंजाइम को ही सिंथेसाइज कर रहा है, तो वो गलत होगा। वो इन दो पॉइंट से क्लियर है। अगला जो पॉइंट है वो इस बात को और क्लियर करता है, सम आरएनएज आर ऑल्सो एंजाइम्स। कुछ आरएनएज भी ऐसे हैं जो एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं, और आरएनए जो है वो डीएनए से ही बनते हैं। आरएनए जो है वो डीएनए से ही बनते हैं, और डीएनए में प्रेजेंट जो जीन है उसी से बन रहे हैं। तो अगर आरएनए भी एंजाइम की तरह काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक और चीज़ आ गई कि कुछ ऐसे एंजाइम्स भी हैं जो प्रोटीन नहीं होते। ज़्यादातर एंजाइम्स तो प्रोटीन है, पर कुछ ऐसे एंजाइम्स भी हैं जो प्रोटीन नहीं होते, ओके? तो इसका मतलब अगर हम बोलें वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस मीन्स हर एक जीन एक एंजाइम को ही सिंथेसाइज कर रहा होता है, तो ये हाइपोथेसिस गलत होगा। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पे, इस वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस में बीडल और टैटूम ने एक और बात कही, वन जीन वन प्रोटीन, एटलीस्ट वन जीन जो है वो एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करता। मान लो कि हमने ये एंजाइम वाली हाइपोथेसिस को गलत कह दिया कि क्योंकि सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते, तो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस गलत है। बट अगर हम ये भी कहते हैं कि एक जीन एक पूरे प्रोटीन को कोड करता है या सिंथेसाइज करता है, तो ये भी पूरी तरह सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन के नहीं बने होते, राइट? जैसे कि इंसुलिन एंजाइम, एक इंसुलिन जो हार्मोन है हमारी बॉडी में, इंसुलिन हार्मोन जो होता है, इंसुलिन जो है वो दो पॉलीपेप्टाइड्स का बना होता है, एक ए पॉलीपेप्टाइड और एक बी पॉलीपेप्टाइड, ठीक है? तो एक पॉलीपेप्टाइड मीन्स एक
ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, मीन्स ये भी एक प्रोटीन है, और ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये भी एक प्रोटीन है, और ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं। अब ये जो ए पॉलीपेप्टाइड है और जो बी पॉलीपेप्टाइड है इंसुलिन का, इसे जीन 1 कोड कर रहा है और इसे जीन 2, मीन्स इन दो अलग पॉलीपेप्टाइड्स को दो अलग अलग जीन्स जो हैं वो सिंथेसाइज कर रहे हैं, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं इंसुलिन हार्मोन, एंड हार्मोन इज ऑल्सो अ प्रोटीन। तो क्या ये कहना सही होगा कि एक प्रोटीन को कोई एक जीन सिंथेसाइज कर रहा है? नहीं, इंसुलिन हार्मोन एक प्रोटीन है जिसमें 2 पॉलीपेप्टाइड्स है और जिसको 2 अलग अलग जीन सिंथेसाइज कर रहे हैं। So this will be also wrong that one gene codes for one protein, right? So one protein or one enzymes contain more than one polypeptide in many cases. That's why this is wrong to say that one gene used to code one enzyme or one gene code or synthesize one protein, राइट। तो अब इतनी सारे डिफेक्ट्स थे, तो इसकी वजह से ये जो 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस है उससे चेंज करके कर दिया गया 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। मीन्स एक जीन जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसाइज करता है, एंड दिस इज ट्रू बिकॉज इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, राइट। तो इंसुलिन के दोनों पॉलीपेप्टाइड्स को, एक पॉलीपेप्टाइड को एक जीन और दूसरे पॉलीपेप्टाइड को दूसरा जीन सिंथेसाइज करता है। ऐसा ही एग्जाम्पल ट्रिप्टोफेन सिंथेज एंजाइम है इकोलाई में। इकोलाई बैक्टीरिया में एक ट्रिप्टोफेन सिंथेज एंजाइम है, मीन्स जो ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड्स को प्रिपेयर कर रहा है यानी सिंथेसाइज कर रहा होता है। तो ये ट्रिप्टोफेन सिंथेज एंजाइम्स भी ए और बी 2 पॉलीपेप्टाइड्स का बना होता है, और इस पॉलीपेप्टाइड को एक जीन और दूसरे इस बी पॉलीपेप्टाइड को दूसरा जीन जो है वो सिंथेसाइज करता है, राइट। तो 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस लास्टली आया, एंड दैट हाइपोथेसिस इज करेक्ट। नाउ next is cistron. Exactly, cistron is the segment of DNA which contains the base pairs which codes for particular one polypeptide chain. Means suppose कि ये DNA है, right? ये DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन, means प्रोटीन, polypeptide chain is a protein. Okay, तो DNA का ये वाला सेगमेंट जो है, इसमें जो बेस पेयर्स होंगे, this particular segment base pair will synthesize or code for this polypeptide chain. Coding for polypeptide chain means this DNA segment will synthesize the polypeptide chain. Okay, तो DNA का वो सेगमेंट जिसमें वो बेस पेयर्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज कर रहे हैं, दैट segment of DNA is called cistron. Okay, now next is transcription, means सिंथेसिस ऑफ RNA फ्रॉम DNA. एग्जैक्टली जो ट्रांसक्रिप्शन है वो प्रोसेस है जिसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन DNA टेम्पलेट्स में प्रेजेंट होती हैं, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है DNA का, उसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसकी कॉपी करके RNA का सिंथेसिस जो है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मीन्स द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ DNA into the RNA is called transcription, और सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं synthesis of RNA from DNA is known as transcription. Now अब जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने DNA का स्ट्रक्चर बनाया है। एक जो है यहाँ मैंने 2 अलग कलर से स्ट्रैंड्स को दिखाया क्योंकि आपको आगे ये बताना है कि इसमें जो दोनों DNA के स्ट्रैंड्स होते हैं वो 2 अलग नाम से जो है वो जाने जाते हैं। तो क्यों, आगे देखते हैं। ये 2 स्ट्रैंड्स है, एक ब्लैक कलर से बनाया मैंने और एक रेड कलर से, और आप देख सकते हैं एक स्ट्रैंड जो है वो 5'3' डायरेक्शन में है और ये दूसरा वाला जस्ट उसके एंटी पैरेलल यानी 3'5' डायरेक्शन में प्रेजेंट है। तो अब इसे हम ओपन करके सीधे फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में देखते हैं। देखिए कि ये जो है ये वाला ब्लैक वाला स्ट्रैंड है जो कि 5'3' डायरेक्शन में, और ये दूसरा 3'5' डायरेक्शन में, और आप साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रैंड में जहाँ A है उसके सामने वाले में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से T जो है वो अटैच है, जहाँ G है वहाँ पर उसके सामने वाले स्ट्रैंड पे C है जो जिसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर जहाँ पर T है मीन्स थाइमीन है, वहाँ पर डबल बॉन्ड से दूसरे वाले स्ट्रैंड पे एडेनिन अटैच है। ओके, और जहाँ पर C है वहाँ
जो सामने वाले स्ट्रैंड है उस पर जी यानी गुआनिन, साइटोसिन से गुआनिन जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड है। ओके, अब 2 चीज़ें आप ध्यान रखें आरएनए के सिंथेसिस को पढ़ने के पहले। पहली चीज़ तो ये कि कभी भी आरएनए के स्ट्रैंड में आपको याद रखना होगा कि आरएनए के स्ट्रैंड में जो बेस पेयर्स हैं वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल होता है। ओके, यूरासिल। अब डीएनए में क्या था? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो डीएनए में जो थाइमिन है वो आरएनए में यूरासिल होता है। कभी भी थाइमिन आरएनए में प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, तो जी और सी का जो बॉन्डिंग है वो तो वैसे ही रहेगा डीएनए और आरएनए के चेन के बीच में, बट जहाँ भी डीएनए का स्ट्रैंड है उसके सामने अगर आरएनए का स्ट्रैंड बन रहा है तो वहाँ पर अगर डीएनए में ए प्रेजेंट है तो उसके सामने जो आएगा वो नाइट्रोजनस बेस होगा यूरासिल। ओके, अगर डीएनए में ए प्रेजेंट है तो आरएनए में यूरासिल आएगा। आरएनए की जो न्यू चेन बनेगी, न्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो यूरासिल वहाँ इसके सामने अटैच होगा। और अगर डीएनए में टी है तब वहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं होगा, आरएनए में एडेनिन आएगा, क्योंकि आरएनए में एडेनिन प्रेजेंट होता है बट थाइमीन प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर डीएनए में ए है, एडेनिन है, तो सामने यूरासिल होगा, थाइमीन नहीं हो सकता। बट अगर डीएनए में थाइमीन है तो एडेनिन क्योंकि आरएनए में प्रेजेंट हो सकता है तो वहाँ पर ए आसानी से आ सकता है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। ओके, और दूसरी चीज़ ये आप ध्यान रखें कि जैसे ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का सिंथेसिस जो है वो 5-3' डायरेक्शन में ही हो रहा था, मीन्स जो न्यू डीएनए या फिर न्यू आरएनए स्ट्रैंड बनेगा उसका 5' एंड जो है वो पहले बनेगा और धीरे धीरे बढ़ते वो 3' एंड तक जाएगा। ओके, 5' एंड हमेशा पहले बनेगा। ओके, तो हम कह सकते हैं द सिंथेसिस ऑफ द न्यू स्ट्रैंड ऑफ आरएनए सिमिलर टू द डीएनए विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ 5'3'। तो अगर ये बात आप ध्यान दे रहे हैं कि 5'3' में अगर न्यू आरएनए का स्ट्रैंड 5'3' डायरेक्शन में बनेगा तो ये ध्यान रखें कि वो किस पर बनेगा, कैसे बनेगा, किस डायरेक्शन में। मान लो कि ये वाला स्ट्रैंड में अगर आरएनए बन रहा है, ये वाले स्ट्रैंड में आरएनए बन रहा है, तो अगर इस साइड 3' है तो इस तरफ से, इसे लेकर के इस तरफ से आरएनए का स्ट्रैंड बनने वाला है। ओके, अब ये तो आप जान गए कि जो डीएनए आरएनए का सिंथेसिस है, न्यू सिंथेसिस, वो भी 5'3' डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ अब आपको एक चीज़ जाननी होगी। जानना ये है कि जो डीएनए प्रेजेंट है जिसमें 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से हमेशा किसी एक ही स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा। ये दोनों स्ट्रैंड से आरएनए की जो चेन है वो सिंथेसाइज नहीं होगी, या तो इससे हो या फिर इससे हो, राइट। हमेशा डीएनए का कोई एक ही स्ट्रैंड है जिससे आरएनए की सिंथेसिस में यूज़ होता है, जो आरएनए की सिंथेसिस करता है। तो वो स्ट्रैंड कोई भी हो सकता है, वो ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी, लेकिन बट जो भी स्ट्रैंड आरएनए की सिंथेसिस करेगा, जो भी इन दोनों डीएनए स्ट्रैंड में से जो भी स्ट्रैंड आरएनए की सिंथेसिस करेगा उससे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। सपोज कि ये जो रेड वाला स्ट्रैंड है, ये आरएनए को, ये डीएनए का ये वाला रेड वाला डीएनए का स्ट्रैंड जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में, ये आरएनए की सिंथेसिस कराएगा। तो जो भी स्ट्रैंड आरएनए की सिंथेसिस कराएगा डीएनए का, उसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, या फिर हम उसे नॉन कोडिंग या फिर एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं। ओके, और वो वाला स्ट्रैंड डीएनए का जो आरएनए की सिंथेसिस नहीं करेगा उसे हम कहते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, या फिर कोडिंग स्ट्रैंड, या फिर सेंस स्ट्रैंड। तो सबसे पहला नाम आप जाने कि जो भी स्ट्रैंड डीएनए का आरएनए सिंथेसिस करता है उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, और जो नहीं करता उसे हम नॉन टेम्पलेट कह सकते हैं, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ओके,
अब ये ज़रूरी नहीं कि यही करे, यही टेम्पलेट स्ट्रैंड हो, ये भी हो सकता है, बट ये ध्यान रखें कि कोई एक ही करेगा, एक ही डीएनए स्ट्रैंड जो है वो आरएनए सिंथेसिस करेगा, और जो करेगा उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। जो नहीं आरएनए सिंथेसाइज करता डीएनए का स्ट्रैंड उसे हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ओके, तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसका हम दूसरा नाम नॉन कोडिंग या एंटीसेंस भी कहते हैं, और जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है मीन्स जिस पर से आरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी उसका हम दूसरा नाम देते हैं कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड। अब आप ये कहेंगे कि जो नॉन टेम्पलेट है वो कोडिंग स्ट्रैंड कैसे हो सकता है, राइट? तो या फिर सेंस स्ट्रैंड कैसे हो सकता है? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो स्ट्रैंड आरएनए बना रहा है मीन्स ये जो 3-5' वाला स्ट्रैंड आरएनए बना रहा है टेम्पलेट स्ट्रैंड, उससे जो आरएनए बनेगा मीन्स उस स्ट्रैंड से जो आरएनए बनेगा उसकी जो बेसिस की रीडिंग होगी, ये जो बेसिस इसमें जो आरएनए बनेगा वो बेसिस की जो रीडिंग होगी, ओके, वो क्या होगी, इस नॉन टेम्पलेट वाले स्ट्रैंड से सिमिलर होगी ऑलमोस्ट। सिर्फ टी वाला जो पोर्शन है उसे छोड़ दिया जाए, जहाँ पर यू होना चाहिए उसे छोड़ दिया जाए, तो जो भी आरएनए इस वाले स्ट्रैंड से बनेगा उसकी जो रीडिंग होगी बिल्कुल नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड से मैच करेगी। देखते हैं उसे कैसे। अब जैसे ये वाला स्ट्रैंड क्या था, ये वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड था, राइट? और वो बना रहा है ये, मान लो ये वाली आरएनए बना रहा है, ठीक है? तो ये आरएनए ठीक बन रहा है, नया वाला आरएनए अगर ये बना रहा है, तो ये वाला जो है ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है, ये। तो अब देखें इसकी जो ये न्यू वाला किससे बना है, ये रेड वाले से नया स्ट्रैंड आरएनए का ये बना है, ओके। अब इसके ये नए वाला जो आरएनए स्ट्रैंड है उसकी रीडिंग अगर आप नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड से मिलाएं तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सिमिलर है। दैट विल बी, पहला क्या है, एडेनिन, गुआनिन, फिर गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन। जैसा कि मैंने कहा था कि टी प्रेजेंट नहीं होगा, थाइमिन प्रेजेंट नहीं होगा, तो थाइमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट है। फिर साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, फिर से साइटोसिन, फिर गुआनिन, फिर थाइमिन की जगह यूरासिल, फिर एडेनिन। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो नया वाला आरएनए स्ट्रैंड बना है इस टेम्पलेट स्ट्रैंड की वजह से, टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड की वजह से, उसकी जो रीडिंग है, उसकी जो बेसिस हैं वो बिल्कुल नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड से मैच कर रही हैं। तो इससे हम इसे कोडिंग नहीं कहते, इससे इस वजह से अब यहाँ पर बात ये आई कि ये जो नया वाला स्ट्रैंड जो आरएनए बनेगा मीन्स यहाँ जो आरएनए बनेगा जिसकी रीडिंग बिल्कुल नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड से, यही आरएनए आगे क्या करता है, आगे जाकर प्रोटीन कोड करता है। डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से फिर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, राइट? एक पॉलीपेप्टाइड बनेगा इससे। तो यही आरएनए जो है वो आगे जाकर पॉलीपेप्टाइड कोड कर रहा है, मीन्स सिंथेसाइज कर रहा है। तो ये आरएनए कैसी है, ये आरएनए, क्योंकि ये आरएनए आगे जाके पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन कोड करता है और इसकी रीडिंग किससे मिलती है, इस नॉन टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड से मिलती है। बस इस वजह से जो ये वाला स्ट्रैंड डीएनए का जो कि आरएनए नहीं भी बना रहा उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं या फिर सेंस, यानी ये सेंस स्ट्रैंड है, राइट? इस स्ट्रैंड की जिससे आरएनए बन रहा है ये खुद जा करके मीन्स जिससे ये आरएनए बना, टेम्पलेट स्ट्रैंड की रीडिंग और जो आरएनए की स्ट्रैंड की रीडिंग है जस्ट अपोजिट है। मीन्स ये इससे मैच नहीं करती। ये आरएनए भले बना रहा है मगर ये प्रोटीन कोडिंग के जो आरएनए है उससे इसकी रीडिंग मैच नहीं करती। तो सिंपली आप ये समझे कि आरएनए जो नया बना उसकी बेसिस की रीडिंग जो है वो एग्जैक्टली नॉन टेम्पलेट से मैच करती है, और ये आरएनए क्योंकि प्रोटीन कोड कर सकता है, कोड करता है, इस वजह से नॉन टेम्पलेट जो स्ट्रैंड है उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, या फिर ऐसा स्ट्रैंड कहते हैं जिसकी रीडिंग में कुछ सेंस है, मीन्स एंटी सेंस नहीं है, बिल्कुल सेंस है, राइट? तो इसी वजह से जिससे आरएनए सिंथेसाइज हो वो टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिससे ना हो, जिस डीएनए स्ट्रैंड से आरएनए सिंथेसाइज वो नॉन टेम्पलेट या फिर कोडिंग स्ट्रैंड या फिर सेंस स्ट्रैंड, और जस्ट इसके अपोजिट जिससे आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है उसे हम नॉन कोडिंग या एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, राइट? अब आगे ये देखें
क्यों सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो है डीएनए का वो आरएनए बना रहा होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, क्यों एक ही स्ट्रैंड में होता है? इसका रीज़न है, अगर दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए बनाएंगे, मीन्स ये एक जो है ये नॉन टेम्पलेट वाला और ये टेम्पलेट वाला, अगर दोनों स्ट्रैंड्स ये नया आरएनए बनाते हैं, तो अगर हर एक आरएनए, ये दोनों ही आरएनएस जो हैं वो प्रोटीन्स बनाएंगे, राइट? और जिसमें से एक प्रोटीन में भी कुछ अलग फंक्शन कर रहा हो और दूसरा प्रोटीन जो है जस्ट पहले वाले प्रोटीन के अपोजिट फंक्शन कर रहा हो। मीन्स एक ही डीएनए से दो तरह के आरएनए और दो तरह के प्रोटीन्स बनेंगे जो कि अपोजिट फंक्शन कर रहे हो। तो इस तरह से क्या है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, दो एक डीएनए से दो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बन जाए तो, राइट? तो इसी वजह से दोनों स्ट्रैंड डीएनए के जो है वो आरएनए सिंथेसाइज नहीं करते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर इमेजिन कि दोनों स्ट्रैंड्स ने आरएनए बना दिया, राइट? दोनों स्ट्रैंड्स ने आरएनए बना दिया, तो ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं, ये रहे, ये पहला वाला स्ट्रैंड जो कि 3'5' का है और ये दूसरा वाला 5'3' वाला, ये दोनों आरएनए स्ट्रैंड क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, राइट? एकदम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, यानी एक पर अगर यू है तो दूसरे पर ए जो कि बॉन्ड बना देगा, एक पर सी है तो दूसरे पर जी, दूसरे वाले आरएनए पे जी, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना शुरू करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो भी प्रॉब्लम ये है कि अगर दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए के, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड से दो आरएनए स्ट्रैंड बने और दोनों एक साथ बाइंड कर गए, कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से बाइंड कर गए, तो प्रोटीन का तो सिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। और इस चीज़ को रोकने के लिए, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को बचाने के लिए कि या तो ज़्यादा प्रोटीन्स ना बने और दूसरे कि ऐसा ना हो कि दो आरएनए स्ट्रैंड्स एक साथ बाइंड कर जाएं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से, और प्रोटीन बने ही ना। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को बचाने के लिए क्या होता है कि हमेशा डीएनए का कोई एक ही स्ट्रैंड आरएनए सिंथेसाइज कर रहा होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एग्जैक्टली ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज डिफाइंड एज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए between the sites of initiation and termination of transcription। मीन्स डीएनए का, ये जो डीएनए है, डीएनए का वो सेगमेंट जो कि प्रेजेंट है ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के उस पॉइंट पे टर्मिनेशन पॉइंट तक। ओके, टर्मिनेशन पॉइंट तक मीन्स ये जो डीएनए का सेगमेंट है, ये डीएनए का सेगमेंट जो है वो फर्दर ट्रांसक्रिप्शन होगा इसका और आरएनए का सिंथेसिस होगा। तो डीएनए का वो सेगमेंट विच इज प्रेजेंट बिटवीन द इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तीन चीजें होती हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स जो कि जिसमें वो बेस पेयर्स होते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड को कोड कर रहा होता है, और लास्टली होते हैं टर्मिनेटर्स जहाँ पर आरएनए का जो फॉर्मेशन है, मीन्स जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो रुक जाए। ओके, तो ये आप देख सकते हैं डीएनए जो कि एक 5'3' डायरेक्शन में और एक 3'5' डायरेक्शन में है। तो यहाँ भी मैंने टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड आपको दिखाया हुआ है। कोडिंग स्ट्रैंड वो या फिर नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड जिस पर आरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, और टेम्पलेट स्ट्रैंड वो जिस पर आरएनए की सिंथेसिस होगी। मीन्स आरएनए की सिंथेसिस किस तरफ होगी, क्योंकि ये 3' एंड है तो इस तरफ से सिंथेसिस होना शुरू होगा। मीन्स 5' एंड से इस तरफ से शुरू होगा और धीरे धीरे अपना 3' एंड से इधर आरएनए, ये न्यू आरएनए बनना शुरू होगा। हमेशा आप जानते हैं, मैंने बता दिया कि 5' जो आरएनए की सिंथेसिस है वो 5'3' डायरेक्शन में होती है। तो पहली चीज़ जो होती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, ये डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और ये जो पोर्शन है ये वो पोर्शन है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, जिससे आरएनए बनेगा, और किससे, इस वाले डीएनए के स्ट्रैंड से, टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनेगा। तो जो प्रोमोटर है, इट इज अ रीजन ऑन डीएनए मॉलिक्यूल टू विच वन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड। यहीं पर ये जो प्रोमोटर रीजन है, यहीं पर आरएनए सिंथेसिस करने के लिए जो एग्जैक्टली एंजाइम होता है वो बाइंड करता है। ठीक, ये इनिशिएशन पॉइंट है। ओके, जैसे डीएनए सिंथेसिस के लिए एक एंजाइम था डीएनए पॉलीमरेज, वैसे ही आरएनए सिंथेसिस के लिए एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, और वो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है प्रोमोटर से, और ये इनिशिएशन साइट है ट्रांसक्रिप्शन का।
फिर प्रोमोटर जो है एग्जैक्टली ये लोकेटेड होता है अपस्ट्रीम। ये जो है स्ट्रक्चरल जीन, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इसके अपस्ट्रीम, यहाँ से अगर इनिशिएट हो रहा है, इस जगह से अगर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होता है तो इनिशिएशन के अपस्ट्रीम ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट होगा सेगमेंट वो अपस्ट्रीम होता है डीएनए का। और इस इनिशिएशन पॉइंट से जो आगे के जो भी सेगमेंट्स होते हैं उसे हम डाउनस्ट्रीम सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। तो प्रोमोटर जो है, प्रोमोटर वो जगह है जो कि इनिशिएशन पॉइंट जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अपस्ट्रीम में प्रेजेंट है, ओके, टू दी लेफ्ट में अपस्ट्रीम में प्रेजेंट है। और साथ ही साथ ये वो एरिया है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड कर रहा होता है। और प्रोमोटर कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पे प्रेजेंट होता है और टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3' एंड पे। साफ दिख रहा है, प्रोमोटर कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पे है और टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3' एंड पे है। फिर एक देखें हम टर्मिनेटर जो है एग्जैक्टली टर्मिनेटर प्रेजेंट होता है एट द राइट एंड, ठीक है, राइट एंड पे प्रेजेंट होता है एंड इट इज द रीजन ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट ऑन डाउनस्ट्रीम, ठीक है। ये डाउनस्ट्रीम में इनिशिएशन पॉइंट के बाद है, डाउनस्ट्रीम में है एंड इट इज प्रेजेंट एट द राइट। और ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये जो जीन है स्ट्रक्चरल जीन जो कि पॉलीपेप्टाइड कोड करेंगे एग्जैक्टली स्ट्रक्चरल जीन के 3' एंड पे प्रेजेंट है। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो टर्मिनेटर है मीन्स वो पॉइंट, वो सीक्वेंस जहाँ पर आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन खत्म होगा वो कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड पे और टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5' एंड पे प्रेजेंट होते हैं। ये याद रखें आप लोग कि कौन सा 3' किसका 3' एंड और किसका 5' एंड, ओके। दी स्ट्रक्चरल जीन्स, एग्जैक्टली स्ट्रक्चरल जीन्स कौन से हैं जो पॉलीपेप्टाइड कोड कर सकते हैं, मीन्स जो आरएनए बना सकते हैं, राइट। तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है ये वाला जो टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो ये रीजन है जिसमें जीन्स प्रेजेंट है वो स्ट्रक्चरल जीन कहलाएंगे। अब स्ट्रक्चरल जीन जो होता है वो 2 तरह का होता है, मोनोसिस्टोनिक जीन और पॉलीसिस्टोनिक जीन्स होते हैं। मोनोसिस्टोनिक जीन्स आर दी जीन्स विच कैन सिंथेसाइज ओनली वन टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन एंड पॉलीसिस्टोनिक, पॉली मीन्स बहुत सारे, यानी पॉलीसिस्टोनिक जीन्स कैन कोड फॉर और सिंथेसाइज मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोटीन, एक से ज़्यादा तरह के प्रोटीन्स को बना सकते हैं। तो मोनोसिस्टोनिक जीन्स जो होते हैं वो यूकैरियोट्स में मिलते हैं और पॉलीसिस्टोनिक जीन्स जो कि एक से ज़्यादा तरह के प्रोटीन्स बना सके वो प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, राइट। जैसे कि अगर पॉलीसिस्टोनिक जीन अगर प्रोकैरियोट में है तो मे बी ये पहले एक ये जीन जो है, एक ही जीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी बना दे और जो न्यूट्रिशन के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो भी बना दे। तो मीन्स पॉलीसिस्टोनिक जीन्स जो होते हैं ये प्रोकैरियोट्स में होते हैं एंड दे कैन सिंथेसाइज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। मोनोसिस्टोनिक जीन्स जो होते हैं वो यूकैरियोट्स में होते हैं जो कि एक तरह का ही पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, राइट। और बहुत सारे मोनोसिस्टोनिक जीन्स यूकैरियोट्स में होंगे जो अलग अलग तरह के पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं। ये मोनोसिस्टोनिक जीन्स जो होते हैं दे कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस, ओके। तो 2 तरह के सीक्वेंसेस होते हैं, एक वो जो कि कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं और एक वो जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। मीन्स मोनोसिस्टोनिक जीन्स जो कि पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं यूकैरियोट्स में प्रेजेंट हैं, उनमें जो कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं वो बीच बीच में इंटरप्टेड रहती हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस से। जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सॉन्स और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उन्हें हम कहते हैं इंट्रॉन्स, ओके। तो ये एक्सॉन्स, ये चारों एक्सॉन्स जब एक साथ आएंगे तो ये एक आरएनए के बाद एक प्रोटीन बनाएंगे। लेकिन जब ये जीन्स में डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं तब ये एक्सॉन्स जो हैं, जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, वो बहुत सारे नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस से इंटरप्टेड रहते हैं बीच बीच में एंड दैट इज इंट्रॉन्स, ओके। तो कोडिंग सीक्वेंसेस एक्सॉन्स हैं और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस इंट्रॉन्स जो कि उन कोडिंग सीक्वेंसेस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ओके। So students, that's all for this video. In next video, I will discuss about the process of transcription in prokaryotes. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.